अब मैं तो चूंकि इस बात को कहता आया था, मेरी दिक्कत यह है कि जब भी मैं एक बात कहता हूँ आप भी भरोसा नहीं करते, तो मेरी पार्टी भी कई बार भरोसा नहीं करती, लेकिन नकलता मेरी बात सही है। दिग्विजय सिंह पर उनकी ही पार्टी भरोसा नहीं करती। अब भरोसा क्यों नहीं करती, इसका जवाब आज हम आपको इस वीडियो में एक एक करके देंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आखिर आज राजधानी भोपाल में दिग्विजय सिंह के बंगले पर क्या हुआ। दिग्विजय सिंह ने आज अपने बंगले पर डमी ईवीएम या फिर यूं कहें कि ईवीएम की तरह ही दिखने वाली एक मशीन का डेमो रखा और ये आरोप लगाया कि जिस तरह इस मशीन में गड़बड़ी की जा सकती है, ठीक उसी तरह ईवीएम में भी गड़बड़ी कर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव या फिर ये कहें कि 2014 के बाद से जितने भी चुनाव हुए वो चुनाव जीते। अब दिग्विजय सिंह ने तो यह आरोप लगा दिया, लेकिन आखिर दिग्विजय सिंह के आरोपों में कितनी सच्चाई है, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या डमी मशीन में वही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया जो चुनाव में चुनाव आयोग करता है? शुरू से लेकर आज तक, 2003 से लेकर आज तक चुनाव आयोग सॉफ्टवेयर वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते? वो कहते सब हैक हो सकता है। अब उसके लिए एक हमारे राहुल मेहता जी हैं, दिल्ली आईआईटी के कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं, विदेश में काम किया है। उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर तैयार किया और एक जुगाड़ वीवीपैट मशीन बना दी। तो अब ये किसी को पता ही नहीं कि कौन सा सॉफ्टवेयर चुनाव आयोग इस्तेमाल करता है, तो आखिर इस डमी पर कोई भरोसा करे तो करे कैसे? ईवीएम हैक हो सकती है तो तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटक में कैसे हार गई बीजेपी? क्योंकि अगर ये सब जगह इस तरह का खेल कर लेंगे तो फिर लोगों के मन में अविश्वास और जल्दी पैदा हो जाएगा। इसलिए बहुत सेलेक्टिव ढंग से ये लोग करते हैं। जहां कांग्रेस, जहां भाजपा के का इंटरेस्ट नहीं है, वो पंजाब में नहीं करेंगे, तमिलनाडु में नहीं करेंगे, केरला में नहीं करेंगे। जहां उनके जो जनता के सामने भाई भाजपा कहीं है ही नहीं, वहां क्यों करेंगे? पोल खुल जाएगी। इसका मतलब क्या ये निकालें कि बीजेपी जिन राज्यों में मजबूत है वहीं पर वो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करवा रही है? और क्या इस छेड़छाड़ से जनता में बीजेपी के लिए अविश्वास नहीं बढ़ेगा? 2013 तक तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या कांग्रेस के समय भी ईवीएम हैक हो सकती थी? कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ना हैकिंग की है और हम लोगों ने का सोच विचार ही दूसरे किस्म का है। मतलब राजा साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ कांग्रेस पर ही भरोसा किया जा सकता है और किसी पार्टी पर नहीं। 2018 का विधानसभा चुनाव फिर कांग्रेस मध्य प्रदेश में कैसे जीत गई? 2018 में तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई। जी हाँ, और विंध्य प्रदेश में जहां हमें 17-18 सीटें मिलनी थी, वहां केवल 7 आई। मंदसौर नीमच में जहां 1-0 आना था बीजेपी को, वहां हमको 1 आया। उसी में खेल हो गया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। लाखों ईवीएम में हेरफेर करना कैसे संभव है? ईवीएम मशीन लाए गए थे टेक्नोलॉजी के रूप में। राजीव गांधी जी बहुत टेक्नोलॉजी को शामिल करना चाहते थे, ईवीएम मशीन लाई गई। लेकिन वो ओरिजिनल ईवीएम मशीन उस लाइक ए कैलकुलेटर विद रिसीट नहीं थी उसके अंदर, विद कैलकुलेटर। आपने बटन दबाया, काउंट होते चले गए और नतीजा आ गया। उसमें सिंबल नहीं लोड होता था। कैंडिडेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 तक। तो उसमें एक नंबर पे कैंडिडेट को इतना, इसको 2 पे और 16 पे इतना, ये पूरा आ जाता था। वीवीपैट आने के बाद ये अब इसमें हैकिंग रोकने के बजाय हैकिंग और आसान हो गई। चुनाव में लाखों ईवीएम इस्तेमाल की जाती हैं और इन ईवीएम को मतदान केंद्र तक पहुंचाने से लेकर जमा करवाने तक की जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर की होती है। तो क्या इस देश में एक भी ईमानदार सरकारी कर्मचारी नहीं है? बीजेपी ने 230 सीटों पर ही फिर हेरफेर क्यों की? नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री रहते हुए भी चुनाव कैसे हार गए? दिग्विजय सिंह के भाई खुद चुनाव हारे, लेकिन बेटे जयवर्धन सिंह कैसे जीत गए? गणित था पूरे प्रदेश में, उन्होंने कुछ चुनी हुई विधानसभाओं में किया, सबने नहीं किया। इस बार
ये शुरुआत बात हुई अप्रैल मई जून में, जब सर्वे में आरएसएस के सर्वे में भाजपा को 60-70 सीटों पे मामा जी लाके खड़ा कर दिए थे। तभी मामा जी को अलग करके केंद्र सरकार के 2-2 मंत्री यहां बिठाए गए और तभी अमित शाह जी ने दर दर की ठोकरें खाकर मशीनों का खेल शुरू किया, मेरा यह आरोप है। और लगभग 120 से 130 सीटों पर उन्होंने, मतलब बीजेपी ने चुनाव से 4-5 महीने पहले ही ये तय करवा दिया कि कौन सी ईवीएम किस मतदान केंद्र पर जाएगी। उन्हीं मशीनों में छेड़छाड़ की गई। ईवीएम में कैंडिडेट का नाम अल्फाबेट के हिसाब से तय किया जाता है, तो बीजेपी को कैसे पता चला कि उसके कैंडिडेट का नाम किस नंबर पर आने वाला है? क्या बीजेपी के पास कांग्रेस के कैंडिडेट की भी लिस्ट आ गई थी, जिसके बाद बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार उतारे जिनका नाम कांग्रेस के कैंडिडेट के बाद आता हो या उसके पहले? ये सवाल तो कुछ भी नहीं। दिग्विजय सिंह ने तो चुनाव आयोग से कई सारे सवाल पूछ लिए, लेकिन एक सवाल 10 सूत्र पूछना चाहता है कि आखिर जब चुनाव आयोग ने लगभग 6 साल पहले सभी पार्टियों को ईवीएम हैक करने का चैलेंज दिया था, तब विपक्ष ईवीएम को हैक क्यों नहीं कर पाया? इतना ही नहीं, खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी कई बार इस बात को मान चुके हैं कि कोई माने या ना माने, लेकिन कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह जीतू लाडली बहना योजना को मानते हैं। हमारा सवाल यहाँ किसी नेता या किसी राजनीतिक पार्टी पर सवाल उठाना नहीं है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि किसी भी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि सवाल सिर्फ उस संस्था पर नहीं उठाया जा रहा, सवाल उठाया जा रहा है हमारे उस संविधान पर जिसने इन संस्थाओं को काम करने की शक्तियां दी हैं। सवाल उठाया जा रहा है उन हजारों सरकारी कर्मचारियों पर जो दिन रात एक कर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आज भी जिंदा रखे हुए हैं।